Welcome students in our 10th lecture of linear programming, and today we will practice one more question on the diet problem which has a solution on a line segment. अभी तक जो हमने किया बाउंडेड रीजन का कर लिया, अनबाउंडेड रीजन किया, अनबाउंडेड में आपका यूनिक आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट किया. ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हम करेंगे कि डाइट प्रॉब्लम ही है and it has a solution and the solution line on a line segment, something different than the previous 9th and 8th lecture. And also I picked the question from our previous lecture. There I have done the formulation of the problem. ठीक है, फॉर्मुलेशन आपकी वहाँ हो चुकी है. आज एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को फिर आगे करेंगे. तो फॉर्मुलेशन आप जिसने देखनी है वो वहीं प्रैक्टिस करेंगे. आज हम फॉर्मुलेशन के बाद स्टार्टअप करेंगे हाउ टू डू दिस. तो क्वेश्चन इज सॉल्व ग्राफिकली मिनिमाइज एट 60x + 80y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट 3x + 4y greater than equal to 8 and 5x + 2y greater than equal to 18, x is greater than 0 and y is greater than equal to 0. डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये हमारे सेकेंड एक्सरसाइज होती है कि सॉल्व ग्राफिकली. एंड ये फॉर्मुलेशन आपने लेक्चर 3 किया था, उसमें आपने इसकी फॉर्मुलेशन की थी. तो इट वाज द क्वेश्चन. देखो, रेशमा विशेस टू मिक्स, ये थर्ड लेक्चर हमने जब किया था उसमें ये क्वेश्चन था और मैंने आपको बताया था कि टुडे आई एम डूइंग फॉर्मुलेशन मैथमेटिकली. फिर इसमें नीचे लिखा हुआ है डिटरमिन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की ये फॉर्मुलेशन बनी थी. तो आज मैं सिर्फ ये ग्राफिकल क्वेश्चन करवा रही हूँ. तो ये फॉर्मुलेशन बेटा आप वहाँ देखना. तो लेक्चर नंबर 3 लीनियर प्रोग्रामिंग लेक्चर 3. ठीक है, तो आई होप ये आपने कर लिया होगा. तो लेट अस स्टार्ट द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. इसमें आपके पास दो फूड थे बच्चे, पी एंड क्यू. एक्स और वाई हमने उसमें यूनिट कंसीडर किए थे. कुछ इस तरह से हमने सॉल्यूशन कर लिया था इसका. तो आज मैंने आपको दिखाया था, हाँ ये थी फॉर्मुलेशन. देखो, थर्ड के फोर्थ पार्ट तक गया था. तो एक्स को मैंने किलोग्राम फूड पी माना था और वाई को किलोग्राम फूड ऑफ क्यू. तो आज हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन. तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है बच्चों. समटाइम ये आता है कि सिंपल ये आ जाएगा, मे बी एग्जामिनेशन में आएगी सिर्फ फॉर्मुलेशन करो. मे बी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मुलेशन भी आपने करनी है जैसे कंप्लीट क्वेश्चन एंड फिर इसका सॉल्यूशन दो. तो लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट आपको अगर करना है तो लेक्चर 3 देख लेना. ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है. हाउ मैनी वेरिएबल 2. तो वी कैन सॉल्व दिस बाय ग्राफिकल मेथड. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने फिजिबल रीजन कंस्ट्रक्ट करना है. तो टेक योर 2 इक्वेशंस. आई राइट द 1 and 2. तो पहले 1 इक्वेशन 1 कंस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी इक्वेशन क्या बनी वो लिखिए. तो योर इक्वेशन इज 3x + 4y इज इक्वल टू 8. इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपकी इक्वेशन 1 है. एंड 5x + 2y इज इक्वल टू 11. ठीक है, अब इनके ऊपर पॉइंट लीजिए. लेट अस टेक ए पॉइंट. क्या करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग y निकालिए. तो x 0 किया तो 4y इज इक्वल टू 8. तो y की वैल्यू कितनी हुई, 8/4 दैट इज 2. ठीक है, ऐसे ही बी पॉइंट. बी के लिए हम क्या करते हैं, y को 0 किया तो आंसर कितना बना, 8/3. इसी तरह से यहाँ पॉइंट निकालिए, इसको इक्वेशन 2 कहिए. ठीक है, तो यहाँ सी कोऑर्डिनेट रख देते हैं. x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी बनी बच्चे, 11/2. गेटिंग द पॉइंट ना. ओके, देन डी पॉइंट. डी के लिए हम क्या करते हैं, वी पुट y = 0. y को 0 कर लो तो क्या बनेगा, 11/5. अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे ले सकते हैं. जैसे मान लो यही लेना है तो राइट हियर एट दिस वन, हियर इज x, हियर इज y. पुट x इज इक्वल टू 0 हियर. जब आप x को 0 करोगे तो 2y = 11 होगा ना. तो 11 कितना हो जाएगा, 2. बट ये आपको पता होता है कि जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन में काम करते हैं तो x, y फर्स्ट आपकी एब्सिसा होती है और सेकेंड आपका ऑर्डिनेट होता है. अब एक काम कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए. देखिए आंसर क्या बनता है. Let us draw the x-axis, y-axis and take the point on the x and y-axis. तो ये आपका x-axis and this is your
y axis. Okay, and this is first we will draw the constant first. तो उसके लिए हम पहले किसे ड्रॉ करते हैं, हम पहले ड्रॉ करेंगे इक्वेशन 1 को। तो इसके पॉइंट क्या है बच्चे, 0 2 कहाँ होगा, ऑन द y एक्सिस। दिस इज माई a पॉइंट एंड 8/3 इज 2.66 होता है, तो 2.5 ये होगा, तो नियर अबाउट दिस वन। अगर आपका ग्राफ पेपर है तो उस पर ड्रॉ कीजिए। ज्वाइनिंग दिस, नेम ऑफ दिस वन इज b। ओके, ज्वाइन करो इन दोनों को, पॉइंट्स को। ऑन ज्वाइनिंग दिस वन आई गॉट दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ ये इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो ये आंसर है, बट मुझे तो कंस्टेंट ये वाली करनी है ना। तो हाउ टू डू दिस, आई विल चेक द पॉइंट 0 0। कैसे करेंगे, अब ये नीचे लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो आई एम राइटिंग 0 0 पॉइंट को चेक करते हैं कि क्या ये इसके रीजन में है। तो 0 + 0, योर आंसर है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका मतलब इस लाइन का जो रीजन है, दिस पॉइंट इज नॉट इन द रीजन ऑफ दिस लाइन, दिस inequality, so its reason is upward. I write this constant number 1. Similarly, draw this point. This is 0 5.5. 5.5 will be there. The name of this point is C coordinate, and this is 11/5. 5 to 2.5. 2.5 is near about this one. ठीक है, 2.5। तो इसके पास करो और ड्रॉ करो, सो क्या बने। दिस इज 2.2 ना, 11/5। 2.2 देखो, ये 2.5 यहाँ होगा तो 2.2 इसके नज़दीक होगा, इधर इधर की तरफ बनेगा। तो दिस कोऑर्डिनेट इज योर डी पॉइंट, डी दिस एंड योर 0.55। तो दिस पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। तो इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, कर दिए ज्वाइन। ठीक है, अब मुझे इसका रीजन चाहिए, तो 0 + 0 ग्रेटर देन 11, ट्रू और फॉल्स। दिस इज फॉल्स। तो इस लाइन का रीजन भी क्या होगा, दिस 0 पॉइंट इस लाइन के रीजन में नहीं है, तो रीजन इधर होगा या उधर, ये पॉइंट इसके रीजन में नहीं आएगा ना बेटे। 0 0 पॉइंट इसके रीजन में नहीं है। अगर मैं रीजन इधर करती हूँ तो रीजन इसकी तरफ है, तो ये ट्रू हो जाना चाहिए, बट ये तो फॉल्स है, इसलिए इसका रीजन मुझे किधर लेना पड़ेगा, आप इधर लेंगे। ठीक है, अब मुझे ड्रॉ करनी है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 इस रीजन में होगा। अब ये लाइन कहती है ऊपर की तरफ है, ये लाइन कहती है ऊपर की तरफ है, तो ये वाला पोर्शन सारा छूट जाएगा, तो जस्ट इससे आगे वाला रीजन आएगा। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये लाइन आ जाएगी सारी की सारी, तो यहाँ तक तो ये लाइन कहती है अब हो जाना है, तो यहाँ से इससे आगे वाला। तो व्हाट इज माई शेडेड पोर्शन, योर दिस शेडेड पोर्शन जो मैं इधर बनाऊंगी, ये वाला सारा, दिस is my feasible region. So this shaded portion is our feasible region. And what is this? This is E point. This is the point of intersection of your constraint equation 1 and 2. So how to find E is obtained, कहाँ से मिलेगा बच्चे बताओ, is obtained by solving 1 and 2. मैंने लिखा ना 1 and 2, दिस इज दिस, दिस इज दिस। तो यहाँ 5x है बेटे, ये 2y है, तो मल्टीप्लाई दिस बाय 2 करो, तो कितना बनेगा, 10x + 4y इज इक्वल टू 22। ये सेकंड से मिला, और ये वाली इसके नीचे लिख दीजिए, 3x + 4y इज इक्वल टू 8। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो योर आंसर इज 7x 0 हो जाएगा, 12, दिस इज 14, एंड फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 आएगा, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y आल्सो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पुट करोगे इस x को, इन दो में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज आप इसमें फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो योर आंसर इज क्या निकलेगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 + 4y इज इक्वल टू 8, एंड 4y इज इक्वल टू 8, 6 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2/4, दैट इज 1/2। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ E? ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x इज 2 एंड y इज इक्वल टू हाफ। अब ये पॉइंट निकलने के बाद प्रॉब्लम कैसी है आपकी, मिनिमाइजेशन। तो आपका 60x और ये y है, तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 10, तो एक कॉमन आ जाएगा, 20 कॉमन कर लीजिए। 20 अगर आप कॉमन लेते हैं तो 3x + 4y। ठीक है, अब 3x + 4y आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर प्रॉब्लम अनबाउंडेड हो या अनबाउंडेड ना भी हो बच्चों,
अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि c1x प्लस c2y किसी एक कांस्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो, इन दैट केस आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होने की। हाँ, वैल्यू आपकी जो ऑप्टिमम वैल्यू होगी वो एक ही आएगी। तो ये एग्जाम्पल आपका उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो मुझे देखो पहले ही आइडिया हो गया बिफोर सॉल्विंग ऑल दिस 3x प्लस 4y मल्टीपल पढ़ा है ना यहाँ पर, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मेरी एक कांस्टेंट भी है, तो ये इसको इफेक्ट करने वाली है। देखिए कैसे करेगी, अभी करते हैं। अभी हमने क्या किया, जस्ट ड्रॉ एंड फाइंड द रीजन। रीजन आपका कैसा है तो फिजिबल रीजन, बट ये रीजन कैसा है बच्चों, दिस इज़ माई अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन के लिए या तो होगा या फिर नहीं होगा, देखते हैं। अब ई पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ई पॉइंट आपका बना 2.5। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एट पी, वैल्यू ऑफ जेड एट सी एंड जेड वैल्यू एट 2.5। आई होप ये आप कर सकते हो, जल्दी से करो कैलकुलेट क्या बनती है। तो बी पे वैल्यू आई आपकी 160, सी पे आपकी 440 एंड दिस वन 120। प्रॉब्लम कैसी है बच्चों, मिनिमाइजेशन। अब आपका आंसर या तो ये मिनिमम वैल्यू जो आई है, अब ये देखो एक से ज़्यादा पॉइंट पे आ रही है और मेरे पास कांस्टेंट है। वैसे मुझे आइडिया हो चुका है कि यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट पे आंसर आना है। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब आपका क्या बना बच्चे, m बना। तो हमने जब आंसर दिए थे 7th लेक्चर में, तो क्या कंडीशन चेक करनी है, मुझे चेक करना है कि मेरी हाइपर प्लेन क्या बनेगी, हाइपर प्लेन बनेगी मेरी 23x प्लस 4y, दिस वैल्यू इज़ लेस देन 160। ठीक है, ये जो हाइपर प्लेन बनेगी, दिस डोंट हैव एनी पॉइंट कॉमन टू फिजिबल रीजन। ठीक है, अब मुझे पता है ये वाली लाइन तो मेरी ये वाली ही है, क्योंकि 3x प्लस 4y वाली है ना 1, तो ये हमने ड्रॉ कर रखी है, सॉरी 1 वाली ये है ना। तो यानी मेरे जो कांस्टेंट बनेगी ना वो इसके पैरेलल ही बननी है। तो आप इसे ड्रॉ करके देखिए क्या बनता है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे एक स्ट्रेट लाइन को करते हैं, तो बस यहाँ पे ये लेस देन का सिंबल है ना, लेस देन का मतलब है दिस लाइन इज डॉटेड। तो ड्रॉ करो और मेरा फिजिबल रीजन है ये वाला। तो जो लाइन बनेगी ये वाली लेस देन वाली कंडीशन में, ये हाइपर प्लेन इस प्लेन का, ये जो मेरा पूरा रीजन है इसका कोई भी पॉइंट इसके कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो दिस प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। करो ड्रॉ। तो कैसे बनेगा बच्चों, देखो 20 से डिवाइड कर देंगे तो 8 रह जाएगा, 3x प्लस 4y लेस देन 8। अब ये मुझे हाइपर प्लेन करनी है, देखो लेस देन है बच्चे, यानी कि ये जो लाइन बनेगी ना, ये वाली लाइन, ये इसके रीजन में इंक्लूड नहीं होगी। तो मैंने जब इसे ड्रॉ किया तो 0 2 और 8/3, तो ये वाला पॉइंट ही बना। अब ये इसका बनेगा डॉटेड वाला, यानी इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो अभी यहाँ नहीं लेने। तो ये तो इससे नीचे का हुआ ना सारा रीजन, लेस देन है, और वो क्या है, वो अब वो है। तो इसका रीजन ये है, तो इन दोनों का ये वाला पोर्शन है, इसका कोई भी पॉइंट इस फिजिबल रीजन के अंदर कॉमन नहीं है। तो वी गॉट नो कॉमन पॉइंट्स, नो पॉइंट या एनी पॉइंट कॉमन टू फिजिबल रीजन। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कॉमन पॉइंट ऑफ दिस hyperplane with this visible region. तो problem has a solution। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि सॉल्यूशन क्या बनेगा। देखिए आपकी प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन 60x प्लस 80y एंड 60x प्लस 80y आई गोट दिस मिनिमम वैल्यू एट 2 पॉइंट, हेयर इज 160 एंड हेयर इज आल्सो 160। तो आपका जो आंसर है ये भी आंसर है और आपका आंसर ये भी है जिस पर आंसर है 2 और हाफ वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या लोगे, x और y, दिस इज द ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर ये कहाँ है, ये यहाँ पे ये पोर्शन है। अब आप इसमें देखो, अगर मैं इक्वालिटी ले लेती हूँ तो इस लाइन का
जो मैंने इसकी हाइपरप्लेन बनाई है और जो आपका फिजिबल रीजन है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है? वो कॉमन पोर्शन आपका ये वाला है, दिस वन लाइन। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये किस किस पॉइंट के ज्वाइनिंग करने से मिला बच्चे आपको? आई गॉट दिस पॉइंट ज्वाइनिंग ऑफ, कौन कौन से पॉइंट मिले? ई एंड दिस पॉइंट इज योर बी पॉइंट, ठीक है ना। तो ये बी था आपका एंड दिस इज योर ई पॉइंट। तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ क्या आएंगी? एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स लाइंग, कहाँ लाइन कर रहे हैं? इस लाइन के ऊपर। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सेगमेंट, लाइंग ऑन सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है बच्चे आपका? ई पॉइंट कौन है? 2.5 एंड दूसरा कौन सा पॉइंट है? बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 8/3, 0। इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना बच्चे आपकी, ऑल आर योर ऑप्टिमल पॉइंट्स, ठीक है, सॉल्यूशंस हैं, ऑल आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। एंड व्हाट इज द ऑप्टिमल वैल्यू? मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी एट एवरी पॉइंट? आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, प्रॉपर से ग्राफ पे ड्रॉ करना और कोई और पॉइंट लेना। हर पॉइंट पर आपकी जेड की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 160। तो आप आंसर क्या देंगे? एंड द मिनिमम, अब ये कोस्ट का क्वेश्चन था, अगर हम पिछले लेक्चर से देखें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज इक्वल टू 160। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।